नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने एकेडमी एनटीएनएल एकेडमी के अंदर। तो आज मेरे को देख रहे हो इस वीडियो में, लेकिन मैं ज़्यादा देर अभी नहीं रुकने वाला, क्योंकि एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले, इस एकेडमी के साथ जुड़ने वाले हैं, जिनका नाम है रामवीर सर। बिल्कुल रामवीर सर, बिल्कुल सही बात सुना आपने कि रामवीर सर ये है बहुत हाईली वेल क्वालिफाइड हमारी फैकल्टी है, टीम है, जिसमें ये जो है ये आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए ये हमारे पास आ रहे हैं। और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट हैं, बिल्कुल रामवीर सर को आप लोग देखोगे, और बहुत बच्चे हमारे जो ऐसे हैं रामवीर सर को जानते भी हैं पहले से, है ना। कि रामवीर सर नाम बताने के लिए, है ना, नाम ही काफ़ी है उनके लिए, नाम जो है रामवीर सर वही काफ़ी है नर्सिंग जगत के अंदर। तो बिल्कुल मैं बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, खुशी के साथ मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारे प्यारे रामवीर सर। प्लीज़ आएँ हमारे साथ, और एक बार आएंगे हमारे साथ सर उसको वहीं रहने देंगे, आ जाएं आप। बिल्कुल ये हमारी नर्सिंग की फैकल्टी रहेंगे और हमारे कॉम्पिटिटिव के लिए बिल्कुल हमारे राम, एक बार हाई करें सबको। नमस्कार। नमस्कार, लीजिए सर। मोस्ट वेलकम आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए। आवाज़ का कोई इशू हो तो बता देना, ठीक है जी। शुरू करते हैं हम। थोड़ा सा हमारा इंट्रोडक्शन दे देते हैं और इंट्रोडक्शन के बाद में हम आपको बताएंगे कि एक्चुअल में हम आपका जो हमारा मोटिव है, आपका उस मोटिव तक आपको किस तरीके से लेके जाएंगे। तो हम शुरुआत से थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन से शुरू करता हूँ, उसके बाद में धीरे धीरे मैं आपको थोड़ा थोड़ा लेवल लेकर के आपको एक टारगेट तक पहुँचाऊँगा, और वहाँ मैं बताऊँगा आपको कि जो हम ये बैच स्टार्ट करने वाले हैं, इस बैच के अंदर आपको क्या प्रॉफिट मिलने वाला है, इस बैच से आपको कितने अच्छे कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं। आप कोई भी नॉर्मली हमारा जो एक्चुअल टारगेट है इस बैच को लाने का, वो सबसे पहले अभी यहाँ बिहार के अंदर NHM की पोस्ट आने वाली हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम आप सभी के लिए, बहुत सारे बच्चों की डिमांड्स है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम ये बैच नॉर्मली अभी स्टार्ट करने वाले हैं। उसके लिए हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। मेरे इंट्रोडक्शन से शुरू करता हूँ। तो मैं बेटा नॉर्मली अगर देखें तो मेरा नाम बेटा रामवीर है, रामवीर सिंह। अगर मेरा बेटा रेसिडेंशियल की बात करें तो मैं करौली राजस्थान से हूँ। कहाँ से? करौली राजस्थान। हाँ बेटा सही सुना आपने, मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं राजस्थान से हूँ। ऑलरेडी इस फील्ड के अंदर मुझे अप्रोक्स आज 5 ईयर के कंप्लीट मुझे यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आप सभी बच्चों की मैं सेवा लगातार दे रहा हूँ आप सभी को। मुझे जैसे जैसे मौका मिलता है मैं सारी की सारी सुविधाएं आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। और हो सकता है कि इस फील्ड के अंदर, इस बैच के अंदर आपको कुछ स्पेशल ऑफर भी मिल सकता है। और बिग इजी कॉन्सेप्ट बेटा, यहाँ पर हम नॉर्मली ना, मैं अगर मेरी बात बता रहा था तो 5 साल का एक्सपीरियंस है बेटा। मैं नॉर्मली मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ, BSc नर्सिंग किया हुआ हूँ। इसके बाद में अगर मेरा और इंट्रोडक्शन में दूँ तो इस फील्ड में 5 साल से मैं कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ। इसके साथ में बेटा NHM 2020 के अंदर जैसे ही मेरा फाइनल ईयर था, वहाँ भी मेरा बेटा सिलेक्शन हो गया था। इन कारण मैं वहाँ पर ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मेरा थोड़ा सा ना टारगेट थोड़ा अलग था। इसलिए मैं सोच रहा था कि NHM में ना जाके कुछ अच्छी जगह जाया जाए। उसके बाद में बहुत सारे एग्जाम्स दिए, NHM यूपी के अंदर, NHM उत्तर प्रदेश के अंदर मेरा सिलेक्शन है। अभी हाल ही में जो राजस्थान की स्टाफ नर्स की वैकेंसी थी, राजस्थान की बेटा किसकी वैकेंसी थी? स्टाफ नर्स की जो अभी वैकेंसी गई है, वहाँ पर बेटा मेरा सिलेक्शन भी हुआ था। मेरा जो DV था ना, DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मुझे था। मेरा टारगेट आज भी NHM का नहीं है, क्योंकि NHM में बहुत पहले जॉब कर चुका था, और आज के डेट में मेरा यहाँ से इंटरेस्ट बिल्कुल ज़्यादातर नहीं है, क्योंकि ग्रामीण एरिया के अंदर है। और मुझे ना मेरी लाइफ को बेटा यही नहीं करना है, मुझे थोड़ा सा और आगे करना है। मैं अगर थोड़ी मेहनत करूँगा तो मेरे अगर थोड़ा सा सजेशन से, थोड़ी मेहनत से अगर बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर अगर ब्राइट हो जाता है, तो मैं सोचता हूँ कि चलो ठीक है भाई, बच्चों के लिए ये सेवा लगातार बनी रहे,
और बनने के साथ साथ में हम बच्चों का भला करता रहे और साथ साथ में हमारी रोजी रोटी भी कमाते रहे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर भी मैं डीवी करवाने अभी नहीं गया था, लेटेस्ट में 2-3 महीना हुआ है, यहाँ भी मैं नहीं गया था। हमारा जो एक्चुअल में सबसे ज्यादा टारगेट है, मैं सभी बच्चों को बार बार बोलता हूँ, आप टारगेट बड़ा लेके चलोगे तो छोटे लक्ष्य आपको इजीली हासिल हो जाते हैं। इसलिए आप जब भी है अपना टारगेट है ना बेटा, ये टारगेट को आप छोटा मत रखिएगा, टारगेट को आप हाई रखिएगा। जब हाई टारगेट रखेंगे ना तो छोटे टारगेट आपको इजीली अचीव हो जाते हैं। इसलिए आपको टारगेट को हमेशा ज्यादा रखना है, सेंटर लेवल का बना के रखना है। यहाँ मैं आपको एनएचएम से रिलेटेड ही नहीं बेटा, एनएचएम से रिलेटेड ही नहीं, मैं आपको यहाँ से ऐसे टॉपिक भी डिस्कस करूंगा, उस लेवल तक आपको लेके जाऊंगा, चाहे वो आपका नॉर्मली अगर देखने की बात करें तो चाहे वो हमारा क्या है बेटा, SGPGI, ये बेटा नॉर्मल, चाहे हम लखनऊ की बात करें, चाहे चंडीगढ़ की बात करें, KGMU, ये बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम लेते हैं। इसके अलावा आता है हमारा PGI चंडीगढ़ बेटा, आता है हमारा जिपमर, आता है हमारा क्या आता है बेटा, जिपमर आता है, नॉरसेट आता है। तो इस तरीके से बेटा अगर मैं देखूं आपको RRB आता है, बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जो कि नॉर्मल सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम हैं, और एनएचएम के साथ साथ में मैं आप सभी को इनसे रिलेटेड कुछ जानकारी भी देता रहूंगा और इस नेक्स्ट लेवल पे आपको जाके बताऊंगा, जिससे कि आप इनकेस कभी इन एग्जाम्स में बैठो तो आपको गिल्ट फील ना होना पड़े और आपको यहाँ से भी क्वेश्चन इस तरीके से देखने को मिलेंगे। तब आपको एक बार जरूर याद आएगी कि रामवीर सर जो बोले थे वो वास्तव में आज हम देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन हमको नॉरसेट में भी देखने को मिल रहे हैं, क्वेश्चन हमको जिपमर में भी देखने को मिल रहे हैं, क्वेश्चन हमको SGPGI में भी देखने को मिल रहे हैं, क्वेश्चन हमको बेटा KGMU, PGI, RRB सभी एग्जाम्स के अंदर आपको यहाँ का पढ़ाया हुआ देखने को मिलेगा। तब आपको पता चलेगा कि सर आप इतना छोटे से स्टार्ट किए थे हमारे लिए बैच एनएचएम से और हम इतने लेवल तक के क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको एक पॉजिटिविटी फील होगी और इसी पॉजिटिविटी के साथ में बेटा हम ये बैच स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे आपके सामने कुछ सब्जेक्ट्स डिस्कस करूंगा, जिसके अंदर अगर मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँ बेटा उस सब्जेक्ट का डिस्कस का, तो सबसे पहले मैं आपको डिस्कस यहाँ करूंगा ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, ये सब्जेक्ट मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा यहाँ पर। इसको मैं आपको बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट के अंदर आपको हर तरीके से जो भी इवेंट्स हैं, चाहे वो आपके फर्टिलाइजेशन से शुरू हुआ जब तक बेबी बर्ड के अंदर नहीं आ जाता डिलीवर होकर के, तब से लेकर के बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट के रूप में मैं आपको पूरा भ्रूण के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है वो सारी जानकारी दूंगा। बस लगातार आप अगर लगातार क्लास के अंदर बने रहे, जितनी भी क्लास हैं अगर उनमें आपने एब्सेंट नहीं किया, तो ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी से आपका किसी भी एग्जाम्स के अंदर कैसे भी घुमा के कोई भी क्वेश्चन आ जाए, वो क्वेश्चन आप अटेंड कर जाओगे। ये मैं गारंटी के साथ दावा दे रहा हूं, क्योंकि आपको इसके लिए एक कंटिन्यूटी बनानी पड़ेगी बेटा, और ये कंटिन्यूटी बनानी पड़ेगी, इसके लिए आपको लगातार कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे जैसे मैं आपके सामने क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करूंगा उसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ से जाने के बाद टॉपिक्स को देखना पड़ेगा, उसका नॉर्मल रिवीजन करना पड़ेगा, और इस रिवीजन के साथ साथ में इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी मैं बुक प्रेफर करूंगा वहां उस बुक से आपको जो भी 10, 20, 50 क्वेश्चन मिले पर डे, जितना मैं टॉपिक पढ़ाता हूं पर डे वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करते जाना है। अगर आप इतना करते चले गए ना तो 6 मंथ का आप टारगेट ले लीजिए। 6 मंथ के अंदर आप एक ऐसी अच्छी जगह पर बैठे होंगे जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। आपके विचार अभी उतने नहीं होंगे, लेकिन जैसे आप इस बैच के अंदर एंट्री करेंगे 2 से 3 दिन के अंदर आपको उतना इंटरेस्ट इसमें आना लगेगा कि आप चाह के भी इस बैच में एब्सेंट नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ आप सभी को, और इसी के साथ में मैं डिस्कस करूंगा बेटा कुछ पोर्शन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का।
मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का आपने सही सुना। यहाँ पे मैं आपको कई सिस्टम्स डिस्कस करूंगा, उससे रिलेटेड वो एनाटॉमी है चाहे उससे रिलेटेड, और एनाटॉमी के साथ साथ में यहाँ पर मेडिकल सर्जिकल का चाहे वो डिजीज पोर्शन है, ये सारा का सारा हमारा मैं आपके सामने बेटा इन सभी टॉपिक्स को लेके चलूंगा बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट के साथ में, जो कि एक एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लास के अंदर ही सेट हो जाएगा। और इसी के साथ में बेटा अगर अब मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आपके सामने एक टॉपिक को 5 मिनट डिस्कस कर दिया जाए, जिससे कि आपको थोड़ा सा टेलर देखने को मिल जाएगा, आप थोड़ा सा देख लोगे पता चल जाएगा आपको। चलिए छोटा सा टॉपिक मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं, बहुत लंबा क्लास नहीं लेके जाता हूं, लेकिन हाँ फिर भी आपको 5 से 10 मिनट के अंदर इतना हो गया सर। चलिए शुरू करते हैं। अभी देखिएगा बेटा एक छोटा सा टॉपिक हम आपके सामने डिस्कस करते हैं, इसका जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चंस बेटा ऐसे पूछे जाते हैं जो कि नॉर्मली हार्मोन से रिलेटेड, बेटा यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं ना ये हार्मोन से रिलेटेड आते हैं, कौन सी स्टेज में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। तो एक्चुअल में यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको हम बेटा मासिक चक्र के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मासिक चक्र के नाम से जानते हैं। और इसी मासिक चक्र के अंदर होता क्या है बेटा, यहाँ पर अगर मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूँ, मासिक चक्र के अंदर होता क्या है, एक फीमेल्स होती है। क्या होती है बेटा? एक फीमेल्स होती है। उस फीमेल्स के अंदर बेटा एवरी मंथ, क्या बेटा गौर से सुनना, एवरी मंथ, और एवरी मंथ बेटा कुछ चेंजमेंट आते हैं। क्या होते हैं? कुछ चेंजमेंट होते हैं, और ये चेंजमेंट बेटा हर महीने होते हैं, और मोस्टली ये चेंजमेंट 2 ऑर्गन्स के अंदर देखने को मिलते हैं। कितने ऑर्गन्स के अंदर? 2 ऑर्गन्स के अंदर जो चेंजमेंट आपको देखने को मिलते हैं, वो पहला ऑर्गन्स है बेटा ओवरी। पहला ऑर्गन्स क्या है? ओवरी है। और दूसरा ऑर्गन्स है बेटा यूटेरस। क्या है? यूट्रस। ये 2 ऑर्गन्स हैं, इनके अंदर हर महीने एक फीमेल्स के अंदर चेंजमेंट देखने को मिलते हैं, और इन दोनों चेंजमेंट को मिला करके हम अगर नाम देना चाहें तो बेटा क्या कहेंगे हम? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहेंगे। इसके अंदर 2 साइकिल आती है, एक तो ओवेरियन साइकिल आती है, इसके अंदर ओवेरियन साइकिल आती है, और दूसरा आता है हमारा जो यूट्रस के अंदर चेंजमेंट होते हैं उसके अंदर हमारी यूटेराइन साइकिल आती है। यूटेराइन साइकिल, यूटेराइन साइकिल, इसके अंदर यूट्रस के अंदर चेंजमेंट आते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं बेटा इसके बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं चेंजमेंट 2 प्रकार के होते हैं, एक ओवरी के अंदर है तो ओवेरियन चेंजमेंट होता है जिसको हम ओवेरियन साइकिल कहते हैं, और यूट्रस के अंदर जो परिवर्तन आते हैं बेटा उसको हम यूटेराइन साइकिल के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। धीरे धीरे अब हम क्या करते हैं बेटा, डिस्कस करते हैं थोड़ा सा किसके बारे में। पहले ओवेरियन साइकिल के बारे में देख लेते हैं। ओवेरियन साइकिल, ओवेरियन साइकिल बेटा जो चेंजमेंट होते हैं ये हमारा नॉर्मल 1 मंथ के अंदर होते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के अंदर बेटा मोस्टली महिलाओं को देखा जाए 80% से 90% अगर फीमेल्स का एक हम डाटा लिया जाए तो यहाँ पे जो मैच्योरेशन साइकिल है ना ये बेटा 28 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अगर यही हम किसी दूसरे कंट्री की बात करें तो बेटा ये साइकिल बढ़ भी सकती है, इसका ड्यूरेशन घट भी सकता है। ठीक है ना। तो नॉर्मली अगर मैं नॉर्मल बात करूं आपको तो इंडिया के अंदर 28 डेज की साइकिल होती है। तो अब यहाँ पे मैं अगर बात करता हूँ ओवेरियन साइकिल के बारे में और इधर की साथ में बात करता हूँ यूटेराइन साइकिल के बारे में। किसके बारे में? यूटेराइन साइकिल के बारे में। दोनों के अंदर चेंजमेंट बेटा कितने दिन के अंदर हो रहे हैं? 28 दिन के अंदर हो रहे हैं। तो ये 28 दिन इधर भी परिवर्तन होंगे, 28 दिन इधर भी परिवर्तन होंगे। इसके लिए बेटा परिवर्तन जो ओवेरियन साइकिल में होते हैं वो 2 फेज के अंदर होते हैं। कितने फेज के अंदर होते हैं? 2 फेज के अंदर परिवर्तन देखने को मिलते हैं। पहला परिवर्तन होता है बेटा इसके अंदर जो पहला होता है इसको हम बोलते हैं नॉर्मली फॉलिकुलर फेज। कौन सा बेटा? फॉलिकुलर फेज।
और इस फॉलिकुलर फेज का जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है वो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है 0 से लेकर के 14 डेज, नॉर्मली 12 से 14 दिन मानते हैं इसको। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो 0 to 12 से 14 दिन, ठीक है ना, या 12 दिन भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है। मोस्टली हम 14 दिन मान के चलते हैं, ठीक है ना। और इस 14 दिन के बाद में जब फॉलिकुलर हमारा क्या होगा बेटा, रिलीज हो जाता है, तो उसके बाद में हमारा एक स्ट्रक्चर बनती है कॉर्पस लूटियम, और उसको लेकर के यहाँ पे इसका नाम होता है ल्यूटियल फेज। क्या नाम होता है? ल्यूटियल फेज होता है, ल्यूटियल फेज। तो हमारा नॉर्मली ये 14 दिन के बाद में जो हमारा जब तक की साइकिल खत्म ना हो जाए तब तक का इसका नॉर्मल ड्यूरेशन माना जाता है। अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पे आपसे यूटेराइन साइकिल की बात करूं, तो इस यूटेराइन साइकिल के अंदर हमारा 4 फेज देखने को मिलते हैं। कितने फेज देखने को मिलते हैं बेटा? 4 फेज देखने को मिलते हैं। और ये 4 फेज हमारे अलग अलग देखने को मिलते हैं। टोटल ड्यूरेशन कितना होगा चारों फेजों का? 28 दिन का देखने को मिलेगा आपको। और इस 28 दिन के अंदर मैं डिस्कस करना चाहूँ आप सभी से, तो जो पहला फेज होता है इसके अंदर, इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज। और ये मेंस्ट्रुअल फेज का जो ड्यूरेशन होता है 0 से 6 डेज तक का माना जाता है। कितने दिन तक का माना जाता है? 0 से लेकर के 6 डेज तक का माना जाता है। और जब 6 दिन कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद में हमारा 7वां दिन शुरू होता है। और 7वें दिन शुरू होने वाला जो फेज है वो प्रोलिफरेटरी फेज हो जाता है। प्रोलिफरेटरी या प्रोलिफरेटिव फेज, कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों शब्द एक ही है, प्रोलिफरेटिव फेज। और इस प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर का ड्यूरेशन 7 से लेकर के 14 दिन का माना जाता है। कितने दिन का? हाँ, सही सुना आपने, 7 से लेके 14 दिन का माना जाता है। तो ये हमारा 14 दिन तक के यहाँ पर यूटेराइन साइकिल के अंदर 2 फेज खत्म हो जाते हैं, जबकि 14 दिन के अंदर हमारा ओवेरियन साइकिल में केवल 1 फेज खत्म होता है, फॉलिकुलर फेज। अगर मैं तीसरे फेज की बात करूं, तीसरा फेज यहाँ पे हमारा होगा सीक्रेटरी फेज। क्योंकि यहाँ पे बेटा 14 दिन खत्म हुआ ना, 14 दिन खत्म होने के बाद में यहाँ पे जब 15वें दिन से 28वें दिन तक जब तक ल्यूटियल फेज चलेगा, तो यहाँ हमारा एक हार्मोन सीक्रेट किया जाता है, प्रोजेस्टेरोन। इसी वजह से जो तीसरा फेज होता है यूटेराइन साइकिल का, इसको सीक्रेटरी फेज के नाम से जानते हैं। कौन सा फेज के नाम से जानते हैं? सीक्रेटरी फेज का नाम से जानते हैं। और इसका जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है, एक नॉन प्रेग्नेंट महिला की बात करें, एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स की बात करें, तो इसका जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है 15 से लेकर के 24 दिन होता है। बट बेटा यहाँ पे एक कंडीशन होती है, इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, अगर वो महिला क्या हो जाती है, प्रेगनेंसी गेन कर लेती है, तो इस फेज का जो ड्यूरेशन है ना ये बढ़ जाता है। और बढ़ के इसका ड्यूरेशन कितना चला जाता है? नॉर्मली लूटियल फेज भी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि लूटियल फेज के अंदर ही सीक्रेटरी हार्मोन होता है और इसी को सीक्रेटरी फेज कहते हैं। और इसका नॉर्मल ड्यूरेशन 90 डेज तक का बढ़ जाता है इन केस ऑफ प्रेगनेंसी। बेटा अगर कोई महिला प्रेगनेंसी का गेन कर लेती है तो उस कंडीशन में ये 14 15 दिन से लेकर के 24 दिन, तो टोटल ड्यूरेशन हमारा हुआ 10 दिन का। तो नॉर्मल अगर मैं बात करूं कि इसका लाइफ स्पान या ड्यूरेशन कितना होता है, तो 10 दिन का होता है। लेकिन अगर 10 दिन की बात करें तो ये तो नॉन प्रेग्नेंट में है। अगर महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो ये बेटा यहां से जाकर के 90 डेज तक चला जाता है, 3 मंथ तक चला जाता है। उसके बाद में जो हार्मोन है, आगे बढ़ेंगे हम ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर आपके सामने डिस्कस करेंगे आगे जब हमारा ऑब्स्टेट्रिक्स शुरू होगा। लेकिन हमारा जो चौथा फेज है बेटा, इसको हम बोलते हैं, चौथा फेज है हमारा, इसको बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुअल फेज। प्री मेंस्ट्रुअल फेज, या हम बेटा इसको इस्चेमिक फेज भी कहते हैं, इस्चेमिक फेज भी कहते हैं। यहाँ पर जो यूट्रस की वॉल होती है उसकी ब्लड वेसल्स में नेक्रोसिस डेवलप हो जाता है, और नेक्रोसिस डेवलप होते ही वहां पर जब क्या बेटा ऑक्सीजन की कमी होगी, और जब ऑक्सीजन की सप्लाई एंडोमेट्रियम की लेयर तक क्या होगी बेटा, सफिशिएंट नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। और जब सफिशिएंट नहीं हो पाएगी तो वहां पे ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी होगी। और ऑक्सीजन की कमी होने के साथ में
उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, इस्चेमिक कंडीशन। तो इसलिए इस फेज को हम इस्चेमिक फेज भी कहते हैं। और जब इस्चेमिक कंडीशन लगातार बनती है तो यही इस्चेमिक कंडीशन नेक्रोसिस में डेवलप हो जाती है। और ये नेक्रोसिस होता है बेटा परमानेंट, उस जगह की सेल्स होती हैं, उस जगह के टिश्यू होते हैं, उनकी परमानेंट क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इसी कंडीशन को नेक्रोसिस कहते हैं। और जब डेथ हो जाती है तो ये डेथ 28 डेज पे खत्म हो जाती है। और जैसे 28 डेज खत्म होता है फिर से हमारा ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो जाता है, जिसको हमने मेंस्ट्रुअल फेज बोला है। मेंस्ट्रुअल फेज का बेटा ध्यान रखना दूसरा नाम ब्लीडिंग फेज भी होता है, ठीक है ना। ब्लीडिंग फेज भी हम मेंस्ट्रुएशन फेज, ब्लीडिंग फेज भी किसको बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज को भी हम ब्लीडिंग फेज बोलते हैं। नॉर्मल ड्यूरेशन 6 दिन का होता है 0 से। अब इंडिया के अंदर मोस्टली जो फीमेल्स होती हैं उनकी ब्लीडिंग 3 से 4 दिन में खत्म हो जाती है, मोस्टली 4 दिन में। कोई 1% फीमेल होती है जो 5 दिन तक ब्लीडिंग होती है, हो सकता है 6वें दिन तक ब्लीडिंग होती है, वो सेकेंडरी है। लेकिन मोस्टली जो फीमेल्स हैं उनका 4 दिन में क्या हो जाता है, ब्लीडिंग फेज खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वो एंट्री कर जाती है बेटा प्रोलिफरेटरी फेज में। कौन से फेज में, प्रोलिफरेटरी फेज में। तो जो कॉम्पिटिटिव, अभी मैंने आपको इतना जो बताया है ना, अब यहाँ से अगर एग्जामिनर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का क्वेश्चन आपके सामने अगर रखे तो वहां पे क्या क्वेश्चन रख सकता है आपके सामने, थोड़ा सा मैं एक बताता हूं, उसके बाद में आपको एक बार समझाऊंगा कि क्या है। अगर मान के चलो क्वेश्चन में दे दिया एग्जामिनर ने कि बेटा ऐसा कौन सा फेज है, ठीक है, यूटेराइन साइकिल का ऐसा कौन सा फेज है जो कि ल्यूटियल फेज के साथ साथ चलता है, ल्यूटियल फेज के साथ साथ चलता है, स्पॉन्टेनियस चलता है। तो बेटा अगर बात करेंगे यूटेराइन साइकिल का ऐसा कौन सा फेज है जो ल्यूटियल फेज के साथ साथ चलता है, तो बताओ ल्यूटियल फेज किसके साथ चल रहा है हमारा। तो ल्यूटियल फेज नॉर्मल बताइए, ल्यूटियल फेज सबसे पहले तो हमको पता चल जाएगा ल्यूटियल फेज देखते ही कि ये यूटेराइन साइकिल का है या ओवेरियन साइकिल का है। तो ल्यूटियल फेज हमारा कौन से साइकिल का है बेटा, ओवेरियन साइकिल का है। कौन सी साइकिल का है, ओवेरियन साइकिल का है। तो ओवेरियन साइकिल के अंदर ल्यूटियल फेज, और मैंने अभी आपको बताया कि जो ल्यूटियल फेज होता है उसका नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होता है। तो ल्यूटियल फेज का ड्यूरेशन मैंने बताया था 15 से लेकर के 28 दिन बताया था। तो 15 से लेके 28 दिन का इधर का जो ड्यूरेशन है ल्यूटियल फेज का, जब तक साइकिल नहीं आ जाती तो हमको ध्यान देना है कि 15 से और 28 दिन के बीच में जो यूटेराइन साइकिल है इसमें कौन सा फेज चलता है। तो हमारा दिमाग में सीधा जाएगा कि सर आपने बताया था यूटेराइन साइकिल में 4 फेज होते हैं। पहला फेज ब्लीडिंग फेज होता है जो कि 6 दिन तक का होता है। दूसरा फेज प्रोलिफरेटरी फेज होता है जो कि 7वें दिन से लेकर के 14 दिन का होता है, लेकिन 15 दिन से शुरुआत हो रही है। तो यहाँ पे 15 दिन से शुरुआत हो रही है और सर ने बताया था यूटेराइन साइकिल के अंदर 15 दिन से हमारा फेज स्टार्ट होता है सीक्रेटरी फेज। तो आंसर आपका सीधा सीधा चला जाएगा सीक्रेटरी फेज। क्वेश्चन एग्जाम्स में आपको ऐसे देखने को मिलेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर बहुत एनएचएम में देखने को मिले, अगर क्वेश्चन इजी भी देखने को मिलेगा ना, तो आपको ऐसे देखने को मिल सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ यूटेराइन साइकिल एक्सेप्ट क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन बेटा सुन लीजिएगा, गौर से सुनिएगा। ऑप्शन सबसे पहले बेटा ब्लीडिंग फेज। ऑप्शन बी सीक्रेटरी फेज। ऑप्शन सी ल्यूटियल फेज। ऑप्शन डी प्री इस्चेमिक फेज। आप बताइए भाई, आपके सामने मैंने अभी दोनों साइकिल डिस्कस किया था, उन दोनों साइकिल के अंदर मैंने देखा था
क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है। क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फेज, ऐसा कौन सा फेज है जो कि किसका फेज है, यूटेराइन साइकिल का फेज है। किसका फेज है, यूटेराइन साइकिल का फेज है, यूटेराइन साइकिल का। और यूटेराइन साइकिल के बाद में क्या दे दिया है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है बेटा छोड़कर, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, छोड़कर। मतलब यूटेराइन साइकिल का ऐसा कौन सा फेज है, एक को छोड़ के। तो सबसे पहले ब्लीडिंग फेज की बात करें तो भैया हाँ, ये यूटेराइन साइकिल का फेज है, जो कि पहला है नॉर्मल ड्यूरेशन 0 से 6 दिन का होता है। 0 से 6 दिन का सर ने बताया था यूटेराइन साइकिल में, बिल्कुल सही बात है। सीक्रेटरी फेज, हाँ सर ने ये भी किस में बताया था, यूटेराइन साइकिल में बताया था। इसका ड्यूरेशन होता है 15 दिन से लेकर के 24 दिन तक का, सर ने ये भी बताया। इसका मतलब ये भी किसका है, यूटेराइन का, ये भी यूटेराइन का है। तीसरा है ल्यूटियल फेज। अरे ल्यूटियल फेज तो सर ने ओवेरियन साइकिल के अंदर बताया था। किसके अंदर बताया था, ओवेरियन साइकिल के अंदर। इसका मतलब ये फेज ल्यूटियल फेज के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है ना। और चौथा भी देख लेते हैं, यहां तक नहीं रुकना है, आगे भी जाना है। प्री इस्चेमिक फेज, इसको सर ने बताया था, प्री ब्लीडिंग फेज भी बताया था। इसको कौन सा फेज भी बताया था, प्री ब्लीडिंग फेज भी बताया था। इसका मतलब है कि प्री ब्लीडिंग फेज भी यही है, तो ये भी बेटा हमारा कौन सा होगा, ये भी हमारा किसका होगा, यूटेराइन साइकिल का होगा। तो और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक को छोड़ के। तो अब आप समझ गए होंगे कि आंसर इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो होने वाला है ल्यूटियल फेज। बिकॉज क्योंकि ल्यूटियल फेज होता है वो हमारा ओवेरियन साइकिल का होता है, ना कि किसका, यूटेराइन साइकिल का। और पूछा क्या है, छोड़ के। तो भैया इसको छोड़ के सारे फेज हमारे किसके हैं, यूटेराइन साइकिल के। तो आंसर हमारा चला जाएगा ल्यूटियल फेज, ठीक है ना। समझ में आया। इस तरीके का नॉर्मल आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एनएचएम के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन जो क्वेश्चन मैंने अभी ये डिस्कस किया था इससे पहले आपको, कि ऐसा कौन सा फेज है जो नॉर्मली ल्यूटियल फेज के साथ साथ चलता है यूटेराइन साइकिल का, तो यहाँ पे सीक्रेटरी फेज होगा। ये क्वेश्चन आपका हो गया एसजीपीजीआई में आ सकता है, केजीएमयू के अंदर आ सकता है, आरआरबी के अंदर ऐसा पूछा जा सकता है। क्योंकि अगर थोड़ा भी क्वेश्चन को घुमाएगा, कॉम्प्लिकेटेड करेगा, तो वो लेवल थोड़ा सा चला जाएगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को गौर से पढ़ने की आवश्यकता है और थ्योरी को पूरी तरीके से एक बार रिवीजन की आवश्यकता है। अगर अच्छे से थ्योरी को एक बार पढ़ लिया, जितना पढ़ाया जा रहा है, तो आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो कि क्वेश्चन आप उसको अटेंड नहीं करोगे, ठीक है। आज आपको थोड़ा सा मैंने इसके बारे में बताया है। बाकी हमारा जब रेगुलर अगर बैच स्टार्ट हो जाएगा, रेगुलर क्लासेज आएंगी, तो आपको 1 बाय 1 करके एक एक क्लास बिल्कुल दिमाग में सेट होती जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।